नमस्कार दोस्तों, पॉलिटी क्लास में आपका स्वागत है। और ये हमारी 9th क्लास है जिसमें हम बात करने वाले हैं भाग 5 की। भाग 5 में अनुच्छेद जो आपके शामिल हैं 52 से लेकर 151 तक, यानी इस भाग में आपके 100 अनुच्छेद शामिल हैं। और मैंने जो पिछले साल के पीवाईक्यू का एनालिसिस किया तो उसमें पता चल रहा है कि भाई पॉलिटी के अगर 20 से 22 सवाल आ रहे हैं तो इस भाग से आपके लगभग लगभग 5 से 6 सवाल इसी भाग से आते हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भाग आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ जो मैंने एनालिसिस की वो मुझे ये पता चला है कि इस भाग में जो शामिल हैं आर्टिकल्स, उससे एग्जामिनर आपको बहुत घुमा फिरा के सवाल पूछने की कोशिश करेगा। तो वो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की है कि किस जगह आपको एग्जामिनर फंसा सकता है। जैसे क्या एग्जाम ट्रैप हो सकते हैं, आपातकालीन शक्ति में क्या एग्जाम ट्रैप हो सकते हैं, फिर सैन्य शक्तियों में जैसे राष्ट्रपति स्वयं युद्ध की घोषणा करता है, इस टाइप के स्टेटमेंट आएंगे आपके सामने। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें जो हमेशा कन्फ्यूज़न पैदा करती हैं, जैसे कि राष्ट्रपति की कुछ न्यायिक शक्तियां हैं, लेकिन न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत किस शक्ति में क्या शामिल होता है, जैसे क्षमा हो गया, लघुकरण हो गया, परिहार हो गया, विराम हो गया, प्रविलंबन हो गया। इसको मैंने पिक्चर फॉर्म में प्रेजेंट करने की कोशिश की है, जिससे कि क्लास में अगर आप एक बार भी चीज़ों को ध्यान से सुन लें तो नेक्स्ट टाइम एग्जाम से पहले जब इस डॉक्यूमेंट को आप रिवाइज करेंगे तो बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। और अगली सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसमें जो कंटेंट शामिल किया गया है वो लक्ष्मीकांत बुक का सारे पॉइंट्स इसमें शामिल किए गए हैं जो एग्जाम के लिए जरूरी है आपके, प्लस घटना चक्र से जितने भी क्वेश्चन आए हैं और जहां जहां एग्जामिनर आपको फंसा सकता है वो सारा कंटेंट इस पीडीएफ में मैंने शामिल किया है। तो पीडीएफ बहुत सही है, प्लस उससे बढ़िया डिस्कशन होने वाला है इसका। तो इस 100 अनुच्छेद को जब हम याद करेंगे तो जो हमेशा ट्रिक गूगल में इधर उधर मुझे देखने को मिलती है तो वही ट्रिक मैं यूज़ करूंगा। जहां कोई ट्रिक नहीं हो सकती वहां चीज़ें हम लॉजिक के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो खैर, हम शुरुआत करते हैं इस पार्ट की। और मैं पहले ही बता दूं कि देखो यहाँ पर 100 अनुच्छेद है, एक क्लास में 100 आर्टिकल्स को पढ़ना मुश्किल है। ठीक है। तो इसलिए कम से कम इसकी 4 क्लासेस होंगी जिसमें कि हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और बाकी चीज़ों को हम बहुत डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और उतना ही पढ़ेंगे जितना आपके प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से जरूरी है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ से आपके 5 से 6 सवाल प्रीलिम्स में आते हैं और 2 सवाल आपके मेंस में आएंगे। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और जो लोग भाई ये 20-25 पेज की जो पीडीएफ ले रहे हैं ना और सोच रहे हैं कि उससे उनका बेड़ा पार हो जाएगा, तो भाई प्लीज़ ऐसा मत करो। क्यों? क्योंकि देखो यार, 20 से 25 पेज की पीडीएफ से आप सिविल सर्विसेज के एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है। आप डीएम एसडीएम बनने जा रहे हैं और आप सोच रहे हो कि पॉलिटी के लिए मैं सिर्फ 30 पेज की पीडीएफ पढ़ लूँ और उससे आपका कल्याण हो जाएगा। देखो, एग्जामिनर और परीक्षा इतने बेवकूफ़ नहीं है जो सिर्फ 30 पेज की पीडीएफ से सवाल पूछेंगे। और मान के चलो 20 में से 15 सवाल, 12 सवाल उस पीडीएफ से फंस भी गए, तो मेंस में फिर क्या लिखोगे आप? जब तक बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी और जब तक बेसिक समझ नहीं रहेगी तब तक तो फिर आप क्वेश्चन पेपर में लिखने के लिए लायक नहीं रहेंगे ना। तो फिलहाल मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ ये 30 पेज 35 पेज के पीडीएफ के पीछे भागना बंद कीजिए। क्योंकि प्रीलिम्स तो किसी तरीके से आपका बेड़ा पार हो जाएगा, लेकिन आपका उद्देश्य सिर्फ प्रीलिम्स क्वालिफाई करना नहीं है, आपका उद्देश्य फाइनल सिलेक्शन लेना। और फाइनल सिलेक्शन के लिए आपके अंदर बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो खैर, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। भाग 5 100 अनुच्छेद है। भाग 5 में एक ओवरव्यू लेते हैं। इसका क्या है कि देखो, इस भाग 5 के कुछ अध्याय हैं, 5 अध्याय हैं। 5 अध्यायों में संघ की कार्यपालिका पहला अध्याय है। इस कार्यपालिका के अंतर्गत आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इंक्लूडिंग मंत्रिपरिषद, तो प्राइम मिनिस्टर प्लस कैबिनेट मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत का महान न्यायवादी, इतने लोग शामिल हैं। फिर संसद के अंतर्गत आपकी सारी चीज़ें आएंगी, लोकसभा, राज्यसभा। इसके बाद संसद किस तरीके से काम कर रही है, क्या प्रश्नकाल है, क्या शून्यकाल है, संसद किस तरीके से कार्यपालिका पर नियंत्रण रख रही है, उसके लिए अविश्वास प्रस्ताव, पूरक प्रस्ताव, अनुपूरक प्रस्ताव, वो सारी चीज़ें आएंगी। भाग 3 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं। दरअसल इसमें बात की गई है जब सदन के दोनों सदन या एक सदन संचालन की स्थिति में ना हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है अंडर द आर्टिकल 123। और इस अध्यादेश की जो अवधि रहती है, तो अध्यादेश की अवधि तो केवल 6 सप्ताह है, 6 सप्ताह है। लेकिन आपको भी पता है कि एक सत्र, मान लो लोकसभा का एक सेशन हुआ और अगला सेशन की मैक्सिमम अवधि जो होगी वो 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। तो बहुत मैक्सिमम अवधि होगी एक सेशन से लेकर दूसरे सेशन लोकसभा के, तो वो बहुत से बहुत 6 महीने हो सकती है। तो जब तक लोकसभा दोबारा नहीं बैठेगी और बैठने के 6 हफ्ते तक अगर पास नहीं करती है तो ये अध्यादेश खत्म हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर अध्यादेश लोकसभा जिस दिन सेशन खत्म हुआ उसके अगले दिन राष्ट्रपति ने ऐसा कोई अध्यादेश जारी किया है तो वो 6 महीने और 6 हफ्ते अधिकतम अवधि तक चलता है। खैर, एक बार अध्यादेश जब पढ़ेंगे तो इसको हम विस्तार से और देख लेंगे। चौथे अध्याय में चर्चा की गई है संघ की न्यायपालिका।
ठीक है। न्यायपालिका के अंतर्गत आपके सुप्रीम कोर्ट्स किस तरीके के उसमें जजेस की नियुक्ति होती है, किस तरीके से काम करते हैं, एडहॉक जजेस क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें हमें पढ़नी है। और सबसे ऊपर कि कैग, संसद जो धन का ले रही है, धन खर्च कर रही है, उसके पास जो धन आ रहा है उस पर कौन सुपरविजन कर रहा है, तो उसके लिए कैग का है, भारत का लेखा महानियंत्रक परीक्षक, जिसका जिक्र है अनुच्छेद 148 से लेकर 151। तो हम आज बात करने वाले हैं अध्याय 1 के अंतर्गत राष्ट्रपति से संबंधित सारी चीजें देखेंगे। तो जैसे कि मैंने बता दिया कि संघ की कार्यपालिका में कौन कौन आता है, तो एक सवाल तो आपका यहीं से बन जाता है कि संघ की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल है। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और भारत का महान्यायवादी, ये सदस्य या ये पद आपके कार्यपालिका के अंतर्गत शामिल होते हैं। तो ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं राष्ट्रपति, जो हमारे इस क्लास का मुख्य एजेंडा है, राष्ट्रपति। तो देखो, राष्ट्रपति के अनुच्छेद आपका स्टार्ट होता है 52 से लेकर 61 तक आपके राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के बारे में चर्चा की गई है। इसके बाद आर्टिकल 72 है, जिसमें राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां। आर्टिकल 123 है, जिसमें बात की गई है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। इसके बाद कुछ विशेष शक्तियां आर्टिकल 361 के तहत प्रदान की गई हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अलग अलग बिंदुओं में देखेंगे। फिलहाल हम 52 से लेकर 61 तक के सारे अनुच्छेद देखेंगे। तो देखो, पहले ही 52 से 61 तक के अनुच्छेद याद करने के लिए मैं एक छोटी सी ट्रिक आपको बता देता हूँ। ये गूगल में भी है, मैंने भी कहीं ना कहीं इसको पढ़ा था, क्योंकि मैं पहले जब यूपीएससी के एग्जाम दे रहा था तो यूपीएससी सामान्यतः सीधे सवाल नहीं पूछता है कि किस अनुच्छेद में क्या लिखा है, वो अनुच्छेद की विषय, अनुच्छेद की मूल भावना पूछता है। लेकिन पीसीएस से एक लेवल आगे है, ठीक है, उसको पीसीएस को तो आलस है, तो वो सीधे अनुच्छेद ही पूछ लेता है किस अनुच्छेद में क्या लिखा है। ठीक है, तो इसकी एक सीधी सी है ट्रिक, पकानी, कोका, दियो, दशम। तो पकानी का मतलब है पास से आर्टिकल 52, जिसमें जिक्र राष्ट्रपति के पद का किया गया है, तो पास से पद। कार्यपालिका का प्रमुख होगा, आर्टिकल 53 में बात की गई है। आर्टिकल 54 में बात की गई कि उसकी नियुक्ति किस प्रकार होगी। ठीक है, फिर कोका मीन्स कोटा और कार्यकाल की चर्चा 55 और 56 में की गई है। दियो से दोबारा और योग्यता, यानी 57 में चर्चा की गई है कि उसका दोबारा निर्वाचन हो सकता है, और 58 में बताया गया है कि उसके अंदर क्या योग्यता होनी चाहिए। इसी प्रकार दशम और माँ से माँ भी योग हो गया, और सा से शपथ हो गई। खैर, ये सारी चीज़ें हम एक एक अनुच्छेद जब पढ़ेंगे तो ध्यान रखेंगे। फिलहाल के लिए इस ट्रिक को आपको ध्यान रखना है, इस ट्रिक के अंतर्गत ही हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, मतलब अनुच्छेदों को याद करने की कोशिश करेंगे, और बाकी जो मेन आर्टिकल में लिखा है और एग्जाम का ट्रैप क्या हो सकता है, कहाँ एग्जामिनर आपको फंसा सकता है, तो वो चीज़ें हम आर्टिकल वाइज आर्टिकल देखेंगे। तो सबसे पहला आर्टिकल 52, ठीक है, आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी आर्टिकल 52 में बात की गई है कि पद की, आर्टिकल 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यह पद भारतीय संघ की कार्यपालिका के प्रमुख है, और राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक माना जाता है। देश का प्रथम नागरिक क्यों? क्योंकि सारे काम राष्ट्रपति की सहमति से ही होंगे। ठीक है, तो राष्ट्रपति आपका नाम मात्र का प्रमुख यहां पर है। ठीक है, कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख, यहां लिखा है ना वर्ड, तो यहां है ये नाम मात्र का प्रमुख। क्यों? क्योंकि इसको सिर्फ और सिर्फ हस्ताक्षर करने हैं। लेकिन जब बात आती है वास्तविक प्रमुख की, कि वास्तविक प्रमुख कौन है कार्यपालिका का, तो वहां पर आएगा प्रधानमंत्री। ये चीज ध्यान रखना है, एग्जामिनर यहीं आपको फंसाएगा, और इसी जगह आपको बचने की जरूरत है। तो यहां से आपका जो सवाल बनता है कि भारत में संविधान में राष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? प्रश्न बताइए, संविधान में राष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 52 में। दूसरा प्रश्न कि संघ का मात्र कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति, लेकिन वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री। खैर ठीक है, आर्टिकल 52 में आर्टिकल 53 में बोला गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि भारत का कार्यपालिका प्रमुख कौन है? सवाल है कि भारत का कार्यपालिका प्रमुख कौन है, और यहां पर दो चीजें हैं, संवैधानिक कार्यपालिका प्रमुख और वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख। आंसर दीजिए, पहले में क्या आएगा और दूसरे में क्या आएगा?
तो देखो, संवैधानिक कार्यपालिका प्रमुख जब आपके सामने स्टेटमेंट लिखा होगा ना, तब आप राष्ट्रपति उसमें सही लगाएंगे, लेकिन जब लिखा होगा वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख तो प्रधानमंत्री लिखेंगे। इसी तरीके से एग्जामिनर आपको फंसाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो देखो, संवैधानिक स्थिति की बात करें, कई बार एग्जामिनर आपसे सवाल ये भी पूछता है कि ब्रिटिश राजा से किस प्रकार भिन्न है। तो देखो, ब्रिटिश का जो राजा होता है ना, वो वंशानुगत होता है। तो कहने का मतलब, आज जो राजा है या रानी है, उसका जो बेटा होगा या बेटी होगी, तो वो कल को राजा रानी बनेंगे। उस बेटा या बेटी की जो बेटा या बेटी होंगी, तो वो कल को राजा रानी बनेंगे। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, ठीक है। भारत में ऐसा नहीं है, भारत में राजा का बेटा राजा नहीं बनता है। तो कुल मिला के राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। निर्वाचित किस प्रकार होता है वो हम अगले अनुच्छेद में देखेंगे। तो फिर बात आती, चलो ठीक है, हमने बात कर ली कि यूनाइटेड किंगडम से किस प्रकार भिन्न है। फिर इसके साथ बड़ा संविधान यूएसए का भी है, तो यूएसए से भी तुलना करनी चाहिए। अक्सर एग्जामिनर इन्हीं दो देशों से आपको तुलनात्मक अध्ययन पूछता है। तो देखो, अमेरिकी राष्ट्रपति से भी भिन्न है, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का प्रमुख है, नॉमिनल हेड है, क्योंकि उसका काम है सिर्फ साइन करना और कुछ नहीं है। जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति वास्तविक प्रमुख है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति के पास पूरी सत्ता होती है, कैबिनेट उसका होता है, निर्णय उसके होते हैं, ठीक है। और कार्यपालिका, जैसे भारत में क्या है, विधायिका यानी जो विधान का निर्माण करती है, कार्यपालिका यानी उन कानूनों और विधान को जो लागू करती है, वो एक ही है, ठीक है, घुले मिले आपस में, क्योंकि विधायिका से ही कार्यपालिका का जन्म होता है। लेकिन यूएसए में क्या है कि यूएसए में कार्यपालिका अलग है, विधायिका अलग है। कार्यपालिका यूएसए के राष्ट्रपति यानी डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चुनी जाती है और उसका नॉमिनेट किया जाता है, सिलेक्ट किए जाते हैं, और विधायिका वहाँ अलग होती है। तो इस प्रकार अमेरिकी राष्ट्रपति की बात करते हैं तो वो वास्तविक प्रमुख होता है, लेकिन भारत में प्रमुख नहीं होता है। तो ये दो चीजें हम पूछ लेते हैं। तो खैर, इसमें एक और सवाल आपसे बनता है। सवाल ये बनता है कि भारत के राष्ट्रपति किसके समान है। अब आप एक सवाल का जवाब दीजिए कि भारत का जो राष्ट्रपति है, भारत का प्रेसिडेंट, वो किसके समान है। क्या यूएसए के समान है या यूके के समान है। लगभग लगभग। देखो, भिन्न तो दोनों जगह से है, भिन्न आपका दोनों जगह से, यूएसए से भी है, यूके से भी है, लेकिन किसके सबसे करीब है, किसके सबसे करीब है। तो देखो, जो ब्रिटेन का राजा है ना, उसके सबसे करीब है। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में भी जो राजा है उसका भी काम बहुत ज्यादा नहीं है। वहां पर भी जो निर्णय लिए जाते हैं विधायिका कार्यपालिका के द्वारा लिए जाते हैं। वहां का जो राजा है एक नॉमिनल हेड है। जिस तरीके से भारत में राष्ट्रपति नॉमिनल हेड है, वैसे ही वहां का राजा भी नॉमिनल हेड है। तो अगर आपके सामने सवाल आता है कि भारत के राष्ट्रपति का पद यूके या यूएसए में से किसके सबसे ज्यादा करीब है, तो आप वहां पर यूके उत्तर लगाएंगे। खैर, आर्टिकल 2 देख लिए, हमारी ट्रिक थी पकानी कोका, यानी पकानी से हमने पद देख लिया आर्टिकल 52 में। आर्टिकल 53 में हमने देख लिया कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति पर निर्भर होती है। देन नी से नियुक्ति, यानी आर्टिकल 54 की, आर्टिकल 54 में बात की गई है राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होगा, ठीक है। तो अब यहां पर भी एग्जामिनर आपको हमेशा फंसाएगा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है। तो भाई, प्रत्यक्ष नहीं होता है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है। अप्रत्यक्ष का मतलब, अप्रत्यक्ष का सीधा सा मतलब है कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा उसे जनता सीधे इलेक्ट नहीं करती है, ठीक है। तो फिर कौन करता है? तो उसके लिए एक सेपरेट निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो कौन कौन होता है निर्वाचन मंडल में? तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो फिर शामिल कौन से नहीं है? तो फिर शामिल कौन से नहीं है? तो इसमें आ जाएंगे आपके जितने भी नॉमिनेटेड हैं, मनोनीत। अब मनोनीत कौन से सदस्य होते हैं? जैसे राज्यसभा में आपके 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा विधान परिषद, 6 राज्यों में अभी विधान परिषद है तो इसके सदस्य नहीं आएंगे। इसके अलावा विधान परिषद में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं, 1/12 जो कि राष्ट्रपति द्वारा, सॉरी, राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो विधान परिषद के सदस्य प्लस विधान परिषद के मनोनीत सदस्य दोनों ही नहीं आएंगे। कुल मिलाकर विधान परिषद का तो कोई भी नहीं आएगा। और विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, तो विधानसभा में जितने मनोनीत होते हैं, फिलहाल अब तो नहीं होते हैं क्योंकि 104वां संविधान संशोधन था तो उसके द्वारा ये चीज खत्म कर दी गई है। हम इसको डिटेल में देखेंगे जब विधानसभा पढ़ेंगे। तो अभी आपको ध्यान रखना है कि निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है। यहां से एक सवाल और बार बार पूछा जाता है, जो मैंने एनालिसिस किया है घटना चक्र को देखकर। वहां से सवाल ये पूछा जाता है कि दिल्ली और पुदुचेरी को किस संविधान संशोधन द्वारा भारत राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया था। तो भाई याद रखना है, 17वां संविधान संशोधन 1992 है, जिसके संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार दिया गया था। तो कुल मिला के एक छोटा सा रिवीजन करते हैं। पकानी
के अंतर्गत हम 3 अनुच्छेद देखते थे। पकानी में सबसे पहला अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का पद, अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति की कार्यपालिका और अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। निर्वाचन के लिए है निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल की चीजें हमने विस्तार से देखी, क्या शामिल है क्या नहीं शामिल है वो भी देखा। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 55। ठीक है, अनुच्छेद 55 के अंतर्गत हम देखेंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल तो अनुच्छेद 54 के तहत दे दिया गया, लेकिन निर्वाचन की रीति क्या होगी, किस तरीके से निर्वाचन होगा। तो देखो, निर्वाचन की जो नीति होती है वो नीति के अंतर्गत सबसे पहला आता है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। सीधा सा मतलब है कि हर राज्य को उसकी जनसंख्या के अनुपात में बराबर प्रतिनिधित्व दिया जाता है। ठीक है, अब निर्वाचक मंडल के जो सदस्य हैं वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट डालेंगे। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब सीधा है कि मान के चलो राष्ट्रपति के पद के लिए A, B, C, D 4 लोग खड़े हैं और मैं एक मतदाता के रूप में मान के चलो कि मैं उत्तर प्रदेश विधानसभा का सदस्य हूँ। ठीक है, तो मैं किसको वोट दूंगा, तो मैंने पहली प्राथमिकता A को दे दी, दूसरी प्राथमिकता B को दे दी, तीसरी प्राथमिकता C को और चौथी प्राथमिकता D को दे दी। आप बिहार विधानसभा सदस्य हैं तो आपने A को दूसरी प्राथमिकता दी, B को तीसरी प्राथमिकता दी और C को चौथी प्राथमिकता दी और D को पहली प्राथमिकता दी थी। अब इसमें देखा जाता है कि पहली प्राथमिकता कितने लोगों को मिल रही है। तो मान के चलो कि सारे संसद के सदस्य, विधानसभाओं के सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के सदस्य सब ने मिलकर मतदान दिया। ठीक है, और A को 50% वोट मिल गए। 50% का मतलब कि A को जितनी है वो 50% प्राथमिकता नंबर 1 मिली है। 50% प्लस 1 यानी 51% वोट A को मिल गए तो A क्वालिफाई हो गया। मान के चलो ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि 2 लोगों को बराबर वोट मिल गए या किसी को भी 50% का आंकड़ा पार नहीं कर पाया। तो पहली कंडीशन, कोई अगर 51% का आंकड़ा पार नहीं कर पाया है तो फिर क्या होगा कि जिसको लास्ट प्रेफरेंस मिली थी यानी डी को, अब डी के जहां जहां एक वोट मिला है उसके वोट आगे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि यहाँ पर कोशिश यही रहती है कि किसी तरीके से हमारा जो राष्ट्रपति चुना जाना है उसके 51% वोट आने चाहिए और उसके लिए ये बार बार गणना मतदान की जाती है। फिलहाल ये चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछेगा कि किस तरीके से मतों की गणना होती है। आपको बस और बस याद रखना है कि एकल संक्रमणीय मत डाला जाता है। मतदान जो होता है वो गुप्त तरीके से होता है। ऐसा नहीं कि खुला करके मैं बोल दूं कि नहीं मैं तो अगला मत कांग्रेस के प्रत्याशी को दूंगा या भाजपा के प्रत्याशी को दूंगा, नहीं, गुप्त मतदान होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती है। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाने का 2 उद्देश्य थे कि राज्यों के बीच में समानता रहे और संघ और राज्यों के बीच में संतुलन बना रहे। कुल मिला के आप 3 चीजें बस इस अनुच्छेद में याद रखिए, बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ना ही यूपीएससी के एग्जाम में ना ही यूपीपीसीएस के एग्जाम में कहीं से भी नहीं पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति के मतों की गणना किस तरीके से होती है। ठीक है, खैर फिर इसके बाद आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 में बोला गया है कार्यकाल कितना होगा। तो जैसे हमने पढ़ा था पकाने कोका से आ जाएगा कार्यकाल। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिन के लिए होता है। तो राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक पद पर रहता है। ध्यान रखना है कब तक, 5 वर्ष तक। लेकिन यहां पर एक पेच है, मान के चलो ऐसा कुछ है कि देश में नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो पाया है और 5 साल राष्ट्रपति की पद हो चुकी है पूरी, चुनाव भी नहीं हुए हैं, 5 साल 2 महीने हो गए हैं, चुनाव नहीं हो रहे हैं। तो देखो, जब तक नया राष्ट्रपति नहीं चुन के आता है तब तक पुराना राष्ट्रपति उस पद पर बना रहता है। वो चाहे 5 साल हो जाए, 6 साल हो जाए, 7 साल हो जाएंगे, क्योंकि राष्ट्रपति का पद खाली नहीं हो सकता। क्यों नहीं खाली हो सकता? मान के चलो कि कोई भी कानून बनना है, कोई भी कानून तभी कानून बन पाता है जब किसी विधेयक पर राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर करता है। मान के चलो राष्ट्रपति पद में है ही नहीं है तो फिर हस्ताक्षर कौन करेगा? तो इसका मतलब कोई विधेयक कानून बन ही नहीं पाएगा। तो इसलिए राष्ट्रपति का पद कभी नहीं खाली रहता है और इसी को बोलते हैं कंटिन्यूटी ऑफ द ऑफिस। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है इसमें जो आपसे पूछेगा। देन इसके बाद राष्ट्रपति का मान लो बीच में उसका मन हो गया कि मेरे को अब राष्ट्रपति नहीं रहना है, मैं जाके अब मस्त जिंदगी जीऊंगा, ठीक है, क्वालिटी लाइफ स्पेंड करूंगा, तो फिर वो त्यागपत्र किसको देगा? तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जो त्यागपत्र देता है वो उपराष्ट्रपति को देता है। ध्यान रखना, एग्जामिनर आपसे पूछेगा राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री को देता है? नहीं। मुख्य न्यायाधीश को देता है? नहीं, उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है, तो पकानी कोका दियो में आएगा। 2 चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। दियो से मतलब दोबारा और यो से मतलब योग्यताएं। तो दोबारा निर्वाचन यानी पुनर्निर्वाचन और योग्यताएं अनुच्छेद 57 और 58 में इनका जिक्र किया गया है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 57 के तहत बात की गई है कि राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन होगा। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है कि राष्ट्रपति कितनी बार पुनर्निर्वाचित हो सकता है। तो राष्ट्रपति कितनी भी बार पुनर्निर्वाचित हो सकता है,
वो राष्ट्रपति 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितनी बार? तो कार्यकालों की अधिकतम सीमा नहीं है। यहाँ तुलनात्मक अध्ययन आपके लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि यूएसए का जो राष्ट्रपति है वो अधिकतम 2 टेन्योर तक यानी 2 पदावधि ही संभाल सकता है। यानी अब डोनाल्ड ट्रंप चाहे दोबारा प्रेसिडेंट बनने के लिए तो उन्हें संविधान में संशोधन ही करना पड़ेगा, तब दोबारा बन सकते हैं, क्योंकि 2 कार्यकाल तो उनके हो गए हैं ना, या होने वाले हैं। तो कुल मिला के यूएसए में 2 बार है, लेकिन भारत में ऐसी कोई सीमा नहीं है, कितनी भी बार रह सकते हैं। मतलब वर्तमान द्रौपदी मुर्मू चाहे तो वो दोबारा निर्वाचित हो सकती है, 5 साल कंप्लीट करने के बाद फिर से वो निर्वाचित हो सकती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर एग्जामिनर आपको फंसाने की कोशिश करेगा। एग्जामिनर आपसे बोलेगा कि भारत में राष्ट्रपति अधिकतम 2 कार्यकाल ही पूरा कर सकता है, तो वो स्टेटमेंट आपका गलत होगा। क्यों? क्योंकि देखो एग्जामिनर ऐसे सवाल पूछता आया है और मैंने बाकायदे बहुत गहराई से विश्लेषण किया है। तो जहाँ जहाँ एग्जामिनर आपको फंसा सकता है वो चीज़ें मैं बार बार रिपीट करूंगा, 1 बार 2 बार रिपीट करूंगा। ठीक है। तो फॉर्मूला था हमारा दियो दसम, तो दियो से दोबारा निर्वाचन देख लिया। अब देखेंगे योग्यताएं। तो देखो 58 अनुच्छेद 58 के तहत राष्ट्रपति बनने की योग्यताएं दी गई हैं। योग्यताओं में क्या है कि वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय निकाय पर लाभ के पद पर ना हो। अब देखो यहाँ पर 2 चीजें आप ध्यान रखना कि जो लाभ का पद है इसे संविधान में डिफाइन नहीं किया गया है कि लाभ का पद क्या होता है। हर जगह बस लिखा गया है कि लाभ के पद पर ना हो, लेकिन ये किसी को नहीं पता है कि लाभ का पद आखिरकार होता क्या है। पहली चीज। दूसरी चीज, ऐसे कौन से पद हैं जिन्हें लाभ के पद नहीं माना जाता है? राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, राज्यपाल का पद, संघ या राज्य का मंत्री, इनको लाभ का पद नहीं माना जाएगा। कहने का मतलब कोई उपराष्ट्रपति के पद पर है, ठीक है, और उसको राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होता है, तो उसके पास योग्यताएं भी होनी चाहिए, और योग्यताओं में लिखा है कि कोई भी लाभ के पद पर न होना चाहिए उसे। तो फिर कोई बंदा बोल सकता है कि यार ये तो उपराष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का कैसे निर्वाचन भर सकता है, ये योग्य ही नहीं है क्योंकि वो लाभ के पद पर है। तो इस चीज को पहले ही डिफाइन किया जा चुका है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ का मंत्री लाभ के पद नहीं माने जाएंगे। तो ये आपकी राष्ट्रपति बनने की कुछ योग्यताएं हैं। ठीक है। तो अब आपको देखो एग्जामिनर यहाँ पर क्या फंसाएगा। यहाँ पर आपको फंसाने की कोशिश करेगा एग्जामिनर कि राज्यसभा की सदस्यता राष्ट्रपति बनने के लिए अनिवार्य शर्त है। ठीक है। मैं 2 स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, बहुत जल्दी जल्दी में लिखूंगा, शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, क्योंकि मैं अगर पूरा लिखूंगा तो टाइम बहुत जाएगा। तो राष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा की सदस्यता या राज्यसभा की योग्यता अनिवार्य है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट कि राष्ट्रपति बनने के लिए आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। क्या दोनों सही हैं या गलत हैं? देखो दोनों गलत हैं क्योंकि सामने ही चीजें लिखी हैं। मैं साथ ही साथ ऐसा भी कर सकता हूँ कि क्वेश्चन भी लिखता रहूँ, जहाँ जहाँ एग्जामिनर ने ट्रैप किया है, जहाँ जहाँ एग्जामिनर ने आपको फंसाने की कोशिश की है, तो वो मुझे सब याद है कि कहाँ कहाँ किस साल कौन से सवाल में एग्जामिनर ने फंसाने की कोशिश की थी। तो अगर आप लोग बोलो, अगर आप लोग कमेंट करना है ना, कमेंट करना, कमेंट में बताना कि ये मैं कोशिश करूँ क्या कि साथ ही साथ वो उन एग्जाम के ट्रैप्स को यहाँ पर लिखूँ, आपसे पूछूँ। तो अगर आपको ये सही लगे तो मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि अगर हालांकि इससे क्या है, वीडियो हमारी 5-10 मिनट लंबी हो जाएगी। ठीक है। तो देखो ये ट्रैप था जो मैंने आपसे पूछा, इसलिए मैंने स्पेशली अलग से मेंशन किया है नोट के रूप में। ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको घटना चक्र लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेंगी, क्योंकि वहाँ ये नहीं बताया गया है क्या इंपॉर्टेंट है। मैंने जो विश्लेषण किया है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो हमारा जो एक बार फॉर्मूला था, दोबारा से फॉर्मूले को लिख लेते हैं याद करने के। अनुच्छेद देखो पूछता है यूपीपीसीएस अनुच्छेद, इसलिए बार बार मैं ये लिख रहा हूँ। अगर ये यूपीएससी क्लास होती तो मैं बिल्कुल भी नहीं लिखता ये सारी चीज़ें। तो हमारा फॉर्मूला था पकानी कोका दियो दशम। तो सारे अनुच्छेद हम यहाँ तक देख चुके हैं। अब बात आ रही है दा, तो दा से होती है दशा, जिसका अनुच्छेद 59 में जिक्र किया गया है। सा से होता है शपथ, जिसका जिक्र अनुच्छेद 60 में किया गया है। माँ से होता है माँ वियोग, जिसका जिक्र अनुच्छेद 61 में किया गया है। तो हम बात करेंगे आर्टिकल 59 यानी अनुच्छेद 59 की। तो राष्ट्रपति की पद की शर्तें, शर्तों का मतलब दशाएं, कौन सी ऐसी दशाएं होंगी। ठीक है। तो राष्ट्रपति के पद की शर्तें की बात करें तो राष्ट्रपति संसद या राज्य विधानमंडल का किसी का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है। मान के चलो कि कोई व्यक्ति संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य है, तो क्या वो निर्वाचित नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जैसे ही वो निर्वाचित होगा तो उसका सदस्यता खुद ही ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। उसको जरूरत नहीं है कि वो खुद वो सदस्यता समाप्त करे ना, खुद ही ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद नहीं धारण करेगा, और लाभ के पद के अंतर्गत मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कौन से ऐसे पद हैं जो लाभ के पद में नहीं आते हैं। लाभ का पद मतलब किसी कंपनी में सीईओ नहीं होगा, डायरेक्टर नहीं होगा, खुद वो कोई कंपनी न चला रहा हो, या किसी सरकारी नौकरी में ना हो, इस टाइप के वो लाभ के पद नहीं होगा।
उसके बिना किराया दिए गए सरकारी आवास प्राप्त होगा। वेतन भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और कार्यकाल के दौरान कम नहीं किए जाते हैं, कुछ संवैधानिक अपवादों को छोड़कर। मान के चलो वित्तीय आपातकाल लगा है तो फिर कुछ घटाया बढ़ाया जा सकता है। यूजुअली आज तक वित्तीय आपातकाल लगा नहीं है तो कभी इस तरीके की छेड़छाड़ की नहीं गई है। लेकिन वेतन भत्ते कौन निर्धारित करता है? संसद निर्धारित करती है। ठीक है, और वेतन भत्तों का जिक्र कहाँ किया गया है? अनुसूची शेड्यूल 2 में, यह अनुसूची में बता चुका हूं। खैर, ठीक है, तो अब प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है, जो कि ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, कि राष्ट्रपति निर्वाचन के समय या निर्वाचित होते समय किसी भी सदस्य, किसी भी संसद के किसी सदन या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत होगा। वो सदस्य हो सकता है, लेकिन जिस दिन निर्वाचित हो गया तो उसकी सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो हमने आर्टिकल 59 में दशाएं देख ली। अब हम चलते हैं सा यानी शपथ। शपथ कौन दिलाता है? देखो, राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई दिलाएंगे। मान के चलो सीजीआई उपलब्ध ना हो तो सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठतम उपलब्ध न्यायाधीश होते हैं वो, मान के चलो सीजीआई होते हैं, वर्तमान में सूर्यकांत हैं। अगर ये नहीं है मान के चलो, तो बाकी जो जजेस हैं, बाकी जितने भी जजेस हैं, इन जजेस में जो सबसे मोस्ट ऑफ सीनियर जज होगा तो वो शपथ दिलाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी ये मत कोशिश करना कि भाई सीजीआई नहीं है तो उपराष्ट्रपति शपथ दिला देगा, वाइस प्रेसिडेंट नहीं, वाइस प्रेसिडेंट नहीं दिलाएगा। शपथ न्यायपालिका के द्वारा ही दिलाई जाएगी। और इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, हमेशा एक कॉमन सी चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जब भी शपथ की बात आती है तो शपथ हमेशा दिलाएगा जो उस व्यक्ति के समकक्ष हो या उससे बड़ा हो। मान के चलो कि आप छोटे भाई हो और आपका कोई बड़ा भाई है, ठीक है, तो आशीर्वाद कौन देगा? आशीर्वाद कौन देगा? या तो फिर वो दोनों बराबर भाई हों तो वो आपस में आशीर्वाद दे सकते हैं, या तो बड़ा भाई ही देगा। ऐसा तो नहीं है कि छोटा भाई बड़े भाई को आशीर्वाद देगा। तो इस चीज़ से आप ध्यान रखना, कभी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि शपथ कौन दिलाएगा, तो शपथ हमेशा सीनियर व्यक्ति होगा वो दिलाएगा। तो नॉर्मल सी स्टेटमेंट हो, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर या राज्यपाल, कहीं पर भी स्टेटमेंट हो और वहां पर बात हुई कि शपथ कौन दिलाएगा और लिखा हो कि राष्ट्रपति को शपथ राज्यपाल दिलाता है या उपराष्ट्रपति दिलाता है, तो बिल्कुल सिरे से खारिज हो जाएगा, क्योंकि कॉमन सी बात है, हमेशा समकक्ष या बड़ा अधिकारी शपथ दिलाएगा, छोटा नहीं दिला सकता है। ठीक है, हमने जो बात की राष्ट्रपति की शपथ की बात की, तो राष्ट्रपति की शपथ की भाषा क्या है? देखो, लक्ष्मीकांत ने बहुत बड़ी लंबी चौड़ी भाषा लिखी है, वो यूजुअली नहीं पूछता है उस लंबी चौड़ी भाषा को। एग्जामिनर क्या पूछता है? जो भाषा वो एग्जाम में बार बार आ रही है, तो मैंने वही भाषा लिखी है कि भारत के राष्ट्रपति संविधान की रक्षा, संरक्षण और परिरक्षण और जनता की सेवा की प्रतिज्ञा करता है। तो देखो, राष्ट्रपति क्या काम है कि सारा जो सिस्टम है, ठीक है, जो सारा सिस्टम है, संसद है, विधानसभा है, तो भारत के संविधान के अकॉर्डिंग चले। तो वो बात करेगा संविधान की रक्षा की, उसको प्रोटेक्ट करने की, और उसके डिफेंड करने की यानी परिरक्षण की, और जनता की सेवा की। तो ये चार चीजें हैं जो राष्ट्रपति की शपथ की भाषा होती है। ठीक है, लेकिन जब बात आएगी जो मंत्री शपथ लेते हैं या बाकी लोग जैसे न्यायपालिका जो शपथ लेती है, तो वहाँ भाषा बदल जाएगी। ठीक है, वहाँ क्या भाषा होगी वो हम तब पढ़ेंगे, तब देखेंगे। अभी के लिए आपको राष्ट्रपति को जोड़ना है किससे? राष्ट्रपति को जोड़ना है संविधान से, और संविधान की रक्षा के लिए ही राष्ट्रपति काम कर रहा है। तो वही है कि हम बार बार जब लक्ष्मीकांत या घटनाचक्र पढ़ते हैं तो हमें चीज़ें नहीं याद होती हैं। तो इसको पिक्टोरियल फॉर्म में इसलिए रखा गया है, चित्र के हिसाब से, ताकि आप जब पढ़ें तो याद कर सकें कि शपथ न्यायपालिका दिला रही है और शपथ किस चीज़ के लिए? भारत के संविधान के लिए। ओके, तो इस फॉर्मूला के हिसाब से पकानिकों का द्वियोदशम में माँ शब्द बचा है। माँ शब्द क्या है? माँ पद शब्द से महाभियोग। महाभियोग की प्रक्रिया काफी लंबी चौड़ी है, तो इसको थोड़ा सा 2 मिनट का समय लेकर समझते हैं। राष्ट्रपति का महाभियोग। देखो, राष्ट्रपति का महाभियोग के लिए 2 चीजें आपके लिए जानना जरूरी होता है कि आधार क्या है, किस आधार पर महाभियोग लगाया जाएगा, और प्रक्रिया क्या है, लगाया कैसे जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ संविधान के अतिक्रमण पर ही लगाया जा सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल टू दी पॉइंट चीजें आपको ध्यान रखनी है। आपका टॉपिक के संदर्भ में इतनी ज्यादा क्लियरिटी होनी चाहिए, इतनी ज्यादा समझ आपकी विकसित होनी चाहिए कि एग्जामिनर कहीं पर भी आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है, आपको फंसना नहीं है। राष्ट्रपति को सीधा जोड़ो संविधान से, सिर्फ संविधान से। शपथ ले रहा है संविधान के लिए, महाभियोग लगाया जाएगा संविधान के अतिक्रमण पर, और सिर्फ एक ही आधार है, सिर्फ और सिर्फ एक आधार है जिसके आधार पर महाभियोग लगाया जाएगा, कोई दूसरा आधार नहीं है। ठीक है, तो एग्जामिनर आपको बहुत फंसाएगा। एग्जामिनर बोलेगा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के कौन से आधार हैं, उसमें लिख देगा दुराचार, ठीक है, अक्षमता, मतलब वो उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, और तीसरा लिख देगा संविधान का
अतिक्रमण, और फिर बोलेगा उपर्युक्त में से कौन से सही है, केवल एक, केवल एक दो, केवल तीन, एक दो तीन, और ऐसी स्थिति में आपका सही उत्तर आएगा केवल तीन। तो बहुत क्लियरिटी जरूरी है पॉलिटी विषय में, जब तक क्लियरिटी नहीं होगी सवाल गलत होंगे। ठीक है, खैर, तो ये आधार हमने देख लिया। अब बात करते हैं प्रक्रिया क्या होगी। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले जब किसी संसद में, लोकसभा को या राज्यसभा को लगता है कि यार अब हमारा राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण कर रहा है, ऐसी भावना संसद में आ गई है, तो फिर क्या करेंगे, कम से कम एक चौथाई सदस्य, एक चौथाई सदस्य का मतलब क्या है, तो मान के चलो 250 सदस्य हैं राज्यसभा में, तो एक चौथाई कितना हो गया, लगभग 7 चौको 28, 65, 6 चौको 24, और नहीं 62 हो गया ना, 62.5, मतलब 63 शायद हो रहा है, हाँ 63 के आसपास। और मान के चलो कि 545 लोकसभा की सदस्य संख्या है, तो इसका कितना होगा, 113, 14, 52, 14, 56, मतलब 135 के आसपास। ठीक है, तो इतने सदस्य एक लाएंगे प्रस्ताव। ठीक है, 1/4 हिस्सा प्रस्ताव लाएगा। ठीक है, प्रस्ताव लाने के बाद ये प्रस्ताव आ गया है, अब इस प्रस्ताव की सूचना राष्ट्रपति को देनी है कि भाई हम तुम्हारे अगेंस्ट ये प्रस्ताव ला रहे हैं। तो पहला जो चरण होता है, पहले चरण में आपका प्रस्ताव आएगा, प्रस्ताव आने के बाद आपको सूचना दी जाएगी, तो ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब जिस सदन में प्रस्ताव लाया गया है, सूचना भी दे दी गई है, अब वहां पर होगी मतदान प्रक्रिया। मतदान कैसे होगा कि देखो, टोटल सदस्य संख्या का बहुमत, मान के चलो कि राज्यसभा में ये प्रस्ताव आया और राज्यसभा में 100 लोग हैं, तो 100 लोगों का कम से कम 51 ये बहुमत हो गया, प्लस मतदान करने वाले सदस्यों में 2/3 से ये प्रस्ताव पारित होना चाहिए। मान के चलो कि उस दिन 90 लोग आए हैं, तो 90 लोगों में 2/3, तो 90 का 2/3 कितना होता है, 90 का 2/3 होता है 60, तो 51 और 60 इन लोगों के द्वारा ये प्रस्ताव पारित होना चाहिए। प्रस्ताव पारित हो गया, तो अब ये थोड़ी ना है कि सिर्फ लोकसभा या राज्यसभा से पारित हो गया तो हो गया, नहीं, दूसरे सदन में भी जाएगा, दूसरा सदन आरोपों की जांच करेगा। ठीक है, इस समय क्या करेगा कि राष्ट्रपति स्वयं उपस्थित हो सकता है, अपना पक्ष रख सकता है कि नहीं भाई, मैंने संविधान का अतिक्रमण नहीं किया है, आप लोगों को गलत फहमी हो गई है, ट्रस्ट में मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो वो सारी सब कुछ कर सकता है। वकील ला के बचाव भी कर सकता है, तो वकील वहां पर अपील और दलील दोनों करेगा। ठीक है, फिर इसके बाद मान के चलो कि दूसरा सदन भी बोलता है कि नहीं, और दूसरा सदन भी इसी प्रक्रिया में बहुमत प्लस 2/3 उपस्थिति जो थी उसके आधार पर इस प्रस्ताव को पारित कर देता है, तो राष्ट्रपति उसी दिन से पद से हट जाता है। यहाँ पर ध्यान ये करना है कि राष्ट्रपति का महाभियोग, मान के चलो आज तारीख है 14 जुलाई, आज के दिन उस पर महाभियोग लगता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 13 जुलाई तक जो राष्ट्रपति ने काम किए थे वो सब खत्म हो जाएंगे, नहीं, जो भी काम किए थे राष्ट्रपति ने वो सब सही है, वैलिड है, और वो आगे संचालित होते रहेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के हमारी जो ट्रिक थी पकानी कोका द्वियोदशम, उसके बारे में हमने सारे आर्टिकल्स विस्तार से देख लिए। कुछ और आर्टिकल्स हैं जिस पर हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन से आर्टिकल हैं, वो आर्टिकल हैं, पहला तो 62। ठीक है, 62 में बात की गई है कि मान के चलो राष्ट्रपति का पद खाली है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो आर्टिकल 62 में 2 चीज़ों की बात की गई, एक तो कार्यवाहक राष्ट्रपति की बात की गई, और एक कि मान के चलो रिक्त है तो क्या होगा। मान के चलो यदि राष्ट्रपति का 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने वाला है, तो कोशिश यही रहती है कार्यकाल से पहले राष्ट्रपति का चुनाव हो जाए। मान के चलो चुनाव नहीं हो पाता है, तो जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वो 5 साल, 6 साल, 7 साल तक, जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक पद पर रहेगा। ठीक है, मान के चलो किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, किस वजह से, मान के चलो मृत्यु हो गई उनकी। ठीक है, उन्होंने खुद ही त्याग कर दे दिया और क्वालिटी लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ जीने के लिए पहाड़ों में चले गए, या अतिक्रमण के मामले में संसद के सदस्यों ने उन्हें हटा दिया, कोई अन्य कारण हो। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि 6 महीने के अंतर्गत चुनाव होना जरूरी और जरूरी है, 6 माह के भीतर भीतर चुनाव जरूरी है। तो अब बात आती है कि चलो ठीक है, राष्ट्रपति का पद खाली हो गया, 6 माह के भीतर चुनाव भी होगा, लेकिन जब तक चुनाव नहीं हो रहा है तब तक कौन काम करेगा, तो वो काम करेगा कार्यवाहक राष्ट्रपति। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति काम करेगा। कैसे काम करेगा वो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, उसके पहले एक चीज हम डिस्कस कर लेते हैं, और कि मान के चलो कि 2.5 साल का केवल टेन्योर हुआ था राष्ट्रपति का, और 2.5 साल बाद किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, तो जो नया नवनिर्वाचित राष्ट्रपति आएगा वो पूरे 5 साल काम करेगा। ऐसा नहीं है कि जो नया राष्ट्रपति आएगा वो सिर्फ बचे हुए 2.5 साल ही काम करेगा। ठीक है, अब बात आती है कार्यवाहक राष्ट्रपति।
ठीक है। कार्यवाहक राष्ट्रपति, यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, अस्वस्थ हो या पद रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है। ठीक है। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो, मान के चलो कि राष्ट्रपति तो चलो किसी कारणवश से त्याग पत्र दे दिया और उपराष्ट्रपति गए अपना कहीं घूमने, ठीक है, लाइक कहीं पर भी गए, स्विट्जरलैंड वगैरह। अब ऐसी स्थिति में पद तो खाली नहीं हो सकता, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि डेली कुछ ना कुछ कानून बन रहे हैं, विधेयक पारित किए जा रहे हैं, तो राष्ट्रपति की मुहर जरूरी है, तो कोई ना कोई तो होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। अब मुद्दा बात यह आती है कि यदि राष्ट्रपति भी आपकी सीजीआई भी उपलब्ध ना हो तो फिर सिंपल सी बात है, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम उपलब्ध न्यायाधीश बनेंगे। मतलब पद नहीं खाली होगा किसी भी स्थिति में। तो आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा मैं साफ कर देता हूँ किस तरीके से चीज़ें चलेंगी। आपका प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट का पद खाली हुआ है तो वाइस प्रेसिडेंट कार्यवाहक के रूप में काम करेंगे। मान के चलो कि वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया काम करेंगे। सीजीआई भी घूमने चले गए हैं कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ, तो यहाँ पर जो वरिष्ठ सीनियर मोस्ट ऑफ सीनियर जज होगा, सीनियर जज काम करेंगे कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर। कुल मिला के पद खाली नहीं होना चाहिए। देन आर्टिकल 70 में भी एक चीज़ लिखी हुई है, इसको लक्ष्मीकांत में नहीं दिया गया है, मैंने इसको शामिल किया है क्योंकि इसमें एक दो बार सवाल आ चुका है। आर्टिकल 70 में बात की गई है कि मतलब किस तरीके से कुछ इमरजेंसी हो, आदि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएं जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है, तो संसद कानून बनाकर यह निर्धारित करेगी कि राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा। मान के चलो कि ये सारी चीज़ें हैं, सीनियर जज भी नहीं है, कोविड आ गया है और सभी सीनियर जज बोल रहे हैं कि नहीं मैं तो नहीं निकलूंगा, मैं सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखूंगा, तब ऑफिस में कौन बैठेगा? तो फिर संसद इस बात का निर्धारण करेगी। तो आर्टिकल 70 में बात की गई। 70 में बात की चलो कि 7 के 7 लोग गायब हैं, 0 लोग हैं, कोई नहीं है, तो संसद बनाएगी नियम। फिर आर्टिकल 71 में क्या है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के संबंधित विवादों के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निर्णय जो होगा वो सर्वोच्च न्यायालय करता है। अब यहाँ पर भी एक ट्रैप आएगा। ट्रैप क्या आएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन का जो विवाद है वो निर्वाचन आयोग द्वारा किए जाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने जैसे ही बताया कि देखो किसी को शपथ दिलाना हो या किसी की लड़ाई झगड़े सुलझाना हो तो भाई वो जो बड़ा होगा, जो समकक्ष होगा वही करेगा ना, छोटा कैसे करेगा? मान के चलो कि आपके मम्मी और पापा के बीच में लड़ाई हो गई है और आप समझाने चले गए, मम्मी पापा आपस में लड़ रहे हैं और आप गए हो कि मुखिया बन के कि आप जाके समझा रहे हो। बाएं गाल में पापा आपके रैप्टा मारेंगे और दाएं गाल में मम्मी आपके रैप्टा मारेंगे और बोलेंगे चल निकल यहाँ से। ठीक है, लेकिन आपके भाई और बहन के बीच में लड़ाई हो गई हो तो मम्मी पापा आपको जरूर आगे समझा सकते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी ध्यान रखनी है कि भाई शपथ और विवाद के संबंधित जो जांच होगी ना, वो जांच आपका समकक्ष या जो भारी होगा या बड़ा होगा वही करेगा। तो यहाँ पर एग्जामिनर आपको फंसाने की कोशिश करेगा कि निर्वाचन आयोग विवादों की जांच करता है, ना, निर्वाचन आयोग नहीं करता है। फिर आएगा विवादों की जांच लोकसभा अध्यक्ष करता है, ना, लोकसभा अध्यक्ष भी नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय करेगा और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय वो अंतिम होगा और बाध्यकारी होगा। ठीक है, तो कुल मिला के राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी अनुच्छेद थे हमने डिटेल में देखा, उसकी याद करने की ट्रिक देखी। अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति की कौन सी शक्तियां हैं। जितनी कार्यपालिका शक्तियां हैं अनुच्छेदों के साथ मैंने यहाँ पर लिखने की कोशिश की है। अनुच्छेद याद करना, ये अनुच्छेद उन्हीं अनुच्छेदों का जिक्र किया है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अनावश्यक 395 अनुच्छेद हैं, मैं इसने सबको शामिल करने की कोशिश नहीं की है। क्यों? क्योंकि भाई मैंने उतना ही लिखा है जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो शक्तियां कई प्रकार की होती हैं। विधायी शक्तियां यानी विधान बनाने, कानून बनाने की शक्तियां। कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूट करने की शक्तियां, जो विधान बन गया है उसको एग्जीक्यूट भी तो करना है, निष्पादन भी तो करना है, तो कार्यपालिका की शक्तियां। देन इसके बाद वित्तीय शक्तियां कौन सी हैं, कौन सी न्यायिक शक्तियां हैं कि कब राष्ट्रपति एज ए कोर्ट, एज ए सुप्रीम कोर्ट या एज ए जुडिशियल काम करेगा। परामर्श की कौन सी शक्तियां हैं, सैन्य शक्तियां कौन सी हैं, और राजनयिक यानी डिप्लोमेटिक शक्तियां कौन सी हैं, आपातकालीन शक्तियां कौन सी हैं। कुल मिला के 7 प्रकार की शक्तियां राष्ट्रपति को मिली हैं। ये 7 प्रकार की शक्तियां मेंस पेपर में खूब पूछी जाती हैं और प्रीलिम्स में तो पूछी जाती हैं। तो अगर जब राष्ट्रपति की शक्तियों के लिखने की बारी आती है तो आप 7 तरीके की हेडिंग बनाएंगे। ठीक है, मुख्य भाग में जब लिखेंगे ना तो 7 हेडिंग लिखेंगे और सब में 2-2 पॉइंट आप लिख देंगे। कार्यपालिका शक्तियां के तहत आर्टिकल 50 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति करता है।
और जब पूरे मुख्य भाग में इस तरीके से आर्टिकल से जोड़ के आप लिखेंगे, एग्जामिनर गदगद हो जाएगा और आपको अच्छे मार्क्स देगा। ठीक, खैर हमारा मुद्दा जो है वो हम करते हैं। तो सबसे पहला कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति कौन सी है। तो जैसे हम 53 में पढ़ चुके हैं कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है और इसका निष्पादन वो स्वयं कर सकता है या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कर सकता है, संविधान के अनुसार जैसा भी हो वैसे कर सकता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 75 के तहत। 75 से याद कर लेना, अभी हमारे मोदी जी की भी उम्र इतनी हो गई है तो ऐसा कुछ याद रखना। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो देखो, मंत्रिपरिषद की जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। मान के चलो कि मोदी जी ने अभी बोल दिया नितिन गडकरी को हटा देना है ये परिवहन मंत्रालय से, और धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय से हटा देना है, और शिक्षा मंत्रालय में निर्मला सीतारमण को नियुक्त कर दो। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर यह काम जरूर करेगा, यानी द्रौपदी मुर्मू जी ये काम करेंगी। इसके बाद महान न्यायवादी, जिसका अनुच्छेद 76 में जिक्र है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। राज्यपालों की नियुक्ति अनुच्छेद 155 राष्ट्रपति करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आपको यहाँ लगेगा अनुच्छेद क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि उसके लिए एक अलग कानून है, और जहाँ कानून है तो वहाँ अनुच्छेद का काम नहीं होता है। कैग की नियुक्ति कौन करता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 148 के तहत राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी या यूपीपीसीएस, इनके अध्यक्षों सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 316 के तहत। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट, और अनुच्छेद 217 के तहत हाई कोर्ट के सदस्यों, न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। तो ये तो आपकी सैन्य शक्तियां होंगी, हम आगे देखेंगे। कुल मिला के ये 9 पॉइंट जो यहाँ पर है, ये अनुच्छेद आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विधायी शक्तियां क्या? विधायी शक्तियां तो संसद का अभिन्न अंग है। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। संसद के जब अंगों की बात आती है तो ये 3 लोग आते हैं। प्रीलिम्स में यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, हालांकि जब हम संसद के बारे में पढ़ेंगे अनुच्छेद 79 के बारे में, तब हम चीजें यहाँ देख लेंगे। फिर संसद का सत्र बुलाना, सत्रावसान करना और लोकसभा को भंग करना अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति करता है। मान लो संसद का सत्र सम्मन कर सकता है। सत्रावसान का मतलब बोल देगा कि अब सत्र नहीं चलेगा, और लोकसभा को भंग। ये सारे काम राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। ठीक है, यानी मंत्रिपरिषद जैसा बोलेगी वैसा ही राष्ट्रपति करेगा। इसीलिए मैंने शुरुआत में बताया था कि राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र का प्रमुख है, वास्तविक प्रमुख तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है। ठीक है, संसद को संबोधित करना और संदेश भेजना। ठीक है, मतलब जब संसद नई संसद हुई या इस तरीके की, तो संसद को संबोधित राष्ट्रपति करता है, कोई मैसेज भेज सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। ठीक है, तो आर्टिकल 87 क्या होता है कि जैसे मान के चलो 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए थे और नई लोकसभा बैठी थी, पहली बैठक हुई। तो जब पहली बैठक होगी प्रत्येक आम चुनाव के बाद, तो उसमें पहला जो अभिभाषण होगा, ठीक है, तो पहला पॉडकास्ट करेंगे वो जाके राष्ट्रपति करेंगे। फिर प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र, मतलब एक मान के चलो ना 3 सत्र सेशन होते हैं संसद में, लोकसभा में। तो पहला जैसे मान के चलो शीतकालीन सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र, मानसून सत्र, ये 3 प्रकार के सेशन होते हैं। हालांकि संविधान में ऐसा नहीं लिखा है कि 3 प्रकार के सेशन होंगे ही होंगे, लेकिन यूजुअली 3 प्रकार के सेशन होते हैं। तो साल का जो पहला सेशन होगा, चाहे वो शीतकालीन सत्र हो या मानसून सत्र हो या ग्रीष्मकालीन सत्र हो, जो भी साल के स्टार्टिंग में आएगा, उसमें जो पहला पॉडकास्ट होगा तो वो पॉडकास्ट जाके हमारे प्रेसिडेंट करेंगे। ठीक है, तो ये उनकी पावर है जो वो काम करते हैं अंडर द आर्टिकल 87। देन संसद की संयुक्त बैठक। तो जब कोई विधेयक ऐसा होता है कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों के बीच में बात नहीं बन पाती है, ठीक है, दोनों आपस में लड़ भिड़ जाते हैं कि नहीं, उसको लगता है कि मुझे ये पसंद नहीं है, तो वो बोलता है कि मुझे भी ये नहीं पसंद है। ठीक है, तो वही है ना कि लाइक कभी जैसे संगीत आया, कोई वो बोलता है कि मैं तेरे को चाय पिलाऊं, तो वो बोलता है मेरे को कॉफ़ी पसंद है, ऐसा कुछ जो भी है। तो जब दोनों के बीच में सहमति नहीं बनती है, तो राष्ट्रपति अंडर द आर्टिकल 108 संयुक्त बैठक का आयोजन करता है। ध्यान देने बात क्या है, इसको मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूँ। जो यहाँ पर पेज है जहाँ एग्जामिनर आपको फंसा सकता है, वो पेज ये है कि राष्ट्रपति संयुक्त बैठक की घोषणा अनुच्छेद 108 के तहत करता है। ठीक है, घोषणा राष्ट्रपति करता है। अब एग्जामिनर आपको क्या बोलेगा, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रपति करता है, या संयुक्त बैठक की अध्यक्षता संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 108 में है ना। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी कि संयुक्त बैठक होगी, लेकिन
आर्टिकल 118 के तहत इस संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करेगा वो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। ठीक है, तो ये अनुच्छेद आपको दोनों ध्यान रखने हैं। 108 में क्या बात है और 118 में क्या बात है। 108 के तहत घोषणा राष्ट्रपति करेगा, जबकि उस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता अनुच्छेद 118 के तहत लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ठीक है, तो छठवीं विधायी शक्ति क्या है कि विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति। अनुच्छेद 111 के तहत मान लो उसने बोल दिया कि हाँ ठीक है जाओ तुम बना लो ये कानून, तो विधेयक कानून बन जाता है। स्वीकृति रोक सकता है, यानी राष्ट्रपति विधेयक पर स्वीकृति देने से मना कर सकता है कि भाई मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा। तो उसमें क्या होता है, पॉकेट वीटो आता है और मान के चलो निलंबन वीटो की शक्ति होती है तो स्वीकृति रोक देता है। तीसरी कंडीशन क्या होती है, आर्टिकल 111 के तहत 3 कंडीशन होती है। स्वीकृति दे भी सकता है, स्वीकृति रोक भी सकता है और पुनर्विचार के लिए लौटा भी सकता है। तो इसमें पेज क्या है कि केवल साधारण विधेयक ही पुनर्विचार के लिए लौटाया जा सकते हैं, और यदि संसद पुनः पारित कर दे तो राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी होती है। यहाँ आपको 2 चीजें ध्यान में रखनी है। ध्यान में क्या रखनी है कि जो आपके धन विधेयक है, धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता है। संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, तो 24वें संविधान संशोधन विधेयक के तहत यह व्यवस्था की गई थी कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को भी पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता है। ठीक है, पहली चीज धन विधेयक को नहीं लौटाएगा। दूसरी चीज संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाएगा। तीसरी चीज 44वें संविधान संशोधन के तहत यह व्यवस्था की गई थी कि मान के चलो राष्ट्रपति ने साधारण विधेयक को ही पुनर्विचार के लिए लौटाया है, लेकिन संसद ने पुनः पारित किया है, पुनः राष्ट्रपति के पास भेजा है, तो दोबारा राष्ट्रपति इसको नहीं लौटाएगा। 44 अमेंडमेंट 1978 के तहत यह व्यवस्था की गई थी कि दोबारा पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है, यानी कुल मिला के उसे स्वीकृति देनी ही पड़ेगी। तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं जो यहाँ पर जरूरी थे मुझे बताना। एक आखिरी विधायी शक्ति क्या है, आखिरी विधायी शक्ति के तौर पर अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करेगा। मान के चलो संसद का सत्र है वो चल नहीं रहा है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा। ठीक है, लोकसभा भी नहीं है, राज्यसभा भी नहीं है। ठीक है, तो हालांकि मतलब राज्यसभा तो हमेशा रहेगी लेकिन सत्र नहीं चल रहा है, सेशन नहीं हो रहे हैं, तो अध्यादेश राष्ट्रपति ने जारी किया। अब अध्यादेश भी जारी करता है तो राष्ट्रपति अपनी मनमर्जी से नहीं जारी करता है। अध्यादेश जो जारी किया जाता है वो मंत्रिपरिषद की सहमति से ही जारी किया जाता है। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि मंत्रिपरिषद की सहमति होगी तभी अध्यादेश जारी किया जा सकता है। तो मंत्रिपरिषद ने बोल दिया कि चलो भाई ये अध्यादेश जारी करो किसी विषय पर, लाइक जैसे आधार कानून जो आया था आपका, आधार बिल, तो अध्यादेश के माध्यम से आया था। इवन कृषि कानून भी 2020 के आसपास जो आए थे वो भी अध्यादेश के माध्यम से आए थे। तो हालांकि अध्यादेश का बहुत मिसयूज भी होता है, तो ये चीज़ खैर वो मेंस की हो गई, उतना उस पर ध्यान नहीं देते हैं अभी के लिए। तो मान के चलो अध्यादेश की जो वैलिडिटी होती है वो होती है 6 सप्ताह। और संविधान में क्या लिखा है, संविधान में लिखा है कि जब कोई भी लोकसभा का जो सत्र होगा यानी सेशन, जब लोकसभा काम करती है बैठ के, तो उस सेशन के बीच में, 2 सेशन के बीच में अधिकतम अवधि 6 महीने हो सकती है, या अधिकतम अवधि या गैप 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो गैप 6 महीने से ज़्यादा नहीं होगा। मान के चलो कि लोकसभा के सभी सांसद को लग रहा है कि यार अब काम नहीं करेंगे, थोड़ा रेस्ट करते हैं, ठीक है, तो उन्होंने 6 महीने तक काम नहीं किया, लेकिन संविधान में लिखा है कि भाई 6 महीने ही अधिकतम तुम रेस्ट कर सकते हो, 2 सेशन के बीच का गैप 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जब 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होगा तो 6 माह ये लिख लो। एक तो 6 हफ्ते खुद ही अध्यादेश की वैलिडिटी, और जब तक दोबारा सेशन नहीं होगा 6 माह तक, और जब तक अध्यादेश, मान के चलो कि अब सेशन आ गया 6 महीने बाद, खूब मौज मस्ती करके आ गए अब सेशन में बैठने, सेशन हो रहा है, तो सेशन के बाद 6 हफ्ते की अवधि है कि सेशन अगर चल रहा है तो 6 हफ्ते के भीतर भीतर अध्यादेश को पारित होना चाहिए। तो एक तो अवधि इसकी हो गई 6 हफ्ते प्लस 6 माह की वो जो अवकाश में था सेशन। तो कुल मिला के अध्यादेश के बारे में हमेशा प्रश्न पूछा जाता है कि अध्यादेश की अधिकतम अवधि कब तक लागू रह सकता है, तो 6 महीने 6 हफ्ते तक ही लागू रह सकता है। ठीक है, और अध्यादेश का जो प्रभाव होता है वो संसद के कानून के समान होता है, और संसद का सत्र प्रारंभ होने के 6 हफ्ते तक प्रभावी रहता है यदि उसे पारित न किया जाए। तो 6 हफ्ते तक, जब तक संसद का सत्र नहीं है तो 6 हफ्ते तक, और संसद का सत्र 6 माह। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, जो हमने डिस्कस की इसमें। ठीक है, अब हम बात करते हैं वित्तीय शक्तियों के बारे में। कौन सी वित्तीय शक्ति हैं, तो देखो आर्टिकल 112 के तहत जो आपका बजट, जिसको हम संविधान की भाषा में बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण, तो जैसे कि आपको पता होगा बजट शब्द का इस्तेमाल संविधान में नहीं किया गया है।
ये चीज़ बजट नहीं लिखा है, इसके लिए जो शब्द लिखा गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, आम लेकिन बोलचाल की भाषा में बजट बोलते हैं। तो अनुच्छेद 112 के तहत ये बजट राष्ट्रपति द्वारा की अनुशंसा पर आपका वित्त मंत्री द्वारा जारी किया जाता है। देन धन विधेयक 117, कोई भी धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना नहीं जारी किया जाएगा, नहीं प्रस्तुत किया जाएगा, ध्यान रखना है। वित्तीय शक्तियों के अंदर तीसरी शक्ति है कि वित्त आयोग की नियुक्ति अनुच्छेद 380 के तहत राष्ट्रपति ही करता है। और आकस्मिक निधि, ठीक है, आकस्मिक निधि का व्यय राष्ट्रपति की अनुमति से ही होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आर्टिकल 266, 267 में निधियों का जिक्र किया गया है। 267 आपकी आकस्मिक निधि से संबंधित है, जिसका प्रमुख सचिव होता है। मतलब राष्ट्रपति प्रमुख है, लेकिन उसका इस आकस्मिक निधि का देखरेख सचिव करता है। तो ये तो हो गई वित्तीय शक्ति। अब हम बात करते हैं न्यायिक शक्ति। तो ऐसी कौन सी शक्तियां जो न्यायपालिका से संबंधित है? तो इसका जिक्र सबसे पहले किया गया अनुच्छेद 72 है, एक शक्ति जिसमें क्षमादान दे सकता है, और एक शक्ति है आर्टिकल 143 जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श प्राप्त कर सकता है। दो शक्तियां हैं। तो सबसे पहले हम आर्टिकल 72 की बात करेंगे। ये 5 प्रकार की जो शक्तियां हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अक्सर इनको हम याद नहीं रख पाते लंबे टाइम तक। तो कैसे याद रखना है? देखो, सबसे पहले अनुच्छेद 72 में 5 प्रकार के अधिकार हैं। सबसे पहले क्षमा। देखो, क्षमा को ऐसे सोचो कि पार्डन राष्ट्रपति के पास, मान के चलो ये शक्तियां, पहली बात तो ये समझ लो कि क्यों मिली हैं। कई बार क्या होता है कि न्यायपालिका ने किसी व्यक्ति को फांसी की सजा दे दी। अब न्यायपालिका से भी गलती हो सकती है, तो उसको रिव्यू करने के पास लिए भी तो कोई सिस्टम होना चाहिए। तो आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति एक अवसर प्रदान करता है कि एक बार तुम्हें अगर मृत्युदंड मिला तो आओ मेरे पास आओ, और मैं देखता हूँ ये सही है कि नहीं सही है। ठीक है, तो कौन कौन सी हैं? क्षमा। तो क्षमा के अंतर्गत क्या होता है कि आप कोई भी दोष हो, क्षमा कर दिया राष्ट्रपति ने, तो इसका मतलब सारा ही दोष खत्म हो गया। तो सबसे बड़ी शक्ति जो होगी क्षमा। अब इसके अंतर्गत आपका मृत्युदंड या जेल कुछ भी क्षमा दे सकता है। दूसरा, लघुकरण। लघुकरण का सीधा सा मतलब है कि प्रकृति बदल दी गई। जैसे मान के चलो आपको फांसी की सजा दी थी, फांसी की सजा कम करके आपका आजीवन कारावास दे दिया। तो लघुकरण का आप ये मत समझना कि लघु से सजा को लघु कर दिया, ना, प्रकृति को लघु किया है, उसके नेचर, जो नेचर है सजा का, उसको लघु किया है। तो प्रकृति को लघु कर दिया गया है, मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। तीसरा, परिहार। इसमें आता है कि सजा की अवधि को कम कर दिया गया, सजा का स्वरूप वही रहता है। मान के चलो 2 वर्ष है, 2 वर्ष से आपका 1 वर्ष कर दिया गया। विराम। विराम का सीधा सा ही मतलब है कि मान के चलो कुछ टाइम के लिए हम तुम्हें विराम दे देते हैं सजा। जैसे कि मान के चलो कि कोई विकलांग है या विकलांग हो गया, अब उसको फांसी की सजा दी जानी है, तो सही नहीं है। कोई औरत है, वो गर्भवती है, प्रेग्नेंट है, तो ऐसे टाइम पर उसकी जो फांसी की सजा है तो उसको कुछ टाइम के लिए विराम दिया जाता है। ठीक है, और मान के चलो कि आजीवन कारावास है, 20 साल की सजा है, और जितने टाइम के लिए विराम दिया गया है तो वो सजा इसमें जुड़ जाती है। कुल मिला के 20 साल में मान लो 2 साल का विराम दे दिया गया, तो वो 2 साल की सजा उसमें कम हो जाती है। 20 साल में से वो 2 साल कम हो जाएंगे। प्राविलंबन। प्राविलंबन पर है कि प्राविलंबन 2 शब्दों से मिलकर बना है कि आपका जो थोड़ी देर के लिए आपकी सजा में हम विलंब कर रहे हैं। विलंब क्यों कर रहे हैं? ताकि जांच हो सके। मान के चलो कि कोई बंदा है चिंटू, चिंटू को फांसी मिली है। ठीक है, अब जो न्यायपालिका ने फांसी दी है उसमें गलती हो गई है कुछ किसी तरीके से, तो चिंटू को जो फांसी मिली है वो क्या सही पैमाने पर मिली है, सही न्याय मिला उसको या नहीं, इसकी जांच करने के लिए कुछ टाइम के लिए आपकी सजा को हम प्राविलंबित करते हैं, रोकते हैं, जिससे कि पूरी जांच हो जा सके। और बाद में पाया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के साइड से या हाई कोर्ट के साइड से कोई गलती हो गई थी, जो चिंटू को सजा मिली है वो सही नहीं है, तो राष्ट्रपति उसको फिर क्षमा कर सकते हैं। तो ये 5 प्रकार की क्षमादान की शक्तियां हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। फिर न्यायिक शक्ति के अंतर्गत एक और शक्ति होती है कि राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के विधिक प्रश्न, संवैधानिक प्रश्न के मामले में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ है कि सर्वोच्च न्यायालय जो आर्टिकल 143 के तहत परामर्श देगा, तो राष्ट्रपति उसे मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है, यानी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया परामर्श राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होता है। 5वां, सैन्य शक्ति। तो देखो, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। सेनाओं के प्रमुखों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। युद्ध एवं शांति घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। अब जाहिर सी बात है कि युद्ध एवं शांति घोषणा राष्ट्रपति खुद से तो करेगा नहीं, या सेनाओं की नियुक्ति, सेना के जो प्रमुख है नियुक्ति खुद से करेगा नहीं। तो कुल मिला के ये जो सारे काम करता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है।
और संसद के नियंत्रण में किया जाता है। तो एग्जाम में अक्सर आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रपति स्वयं युद्ध घोषित नहीं करता है, मतलब ये जाहिर सी बात है एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा स्वयं कर सकता है, नहीं स्वयं नहीं कर सकता है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर। फिर राजनयिक डिप्लोमेटिक शक्तियां क्या है, डिप्लोमेटिक का मतलब कि एक देश से दूसरे देश, मतलब यूएसए से आपका भारत के बीच में, ब्राज़ील से भारत के बीच में, ऑस्ट्रेलिया से भारत के बीच में जो संबंध है उनको डिप्लोमेटिक संबंध बोले जा सकते हैं। और उसमें राष्ट्रपति की शक्तियां क्या हैं। तो पहला, भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करना है। तो चूंकि भारत का प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व राजदूतों और उच्चायुक्त की नियुक्ति करता है। मान लो आप राजदूत बनते हैं या हाई कमिश्नर बनते हैं तो इसकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। विदेशी राजदूतों के प्रत्यय पत्र को स्वीकार करता है और भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौतों को संपन्न कराता है। मान के चलो कि जैसे रामसर साइट्स का कन्वेंशन है या आपका ओजोन परत से संबंधित आपका जो समझौता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो ऐसे प्रोटोकॉल में हस्ताक्षर और समझौते राष्ट्रपति करेगा। हालांकि इसमें बात आ जाती है वो संसद और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करेगा। फिर सातवीं और अंतिम शक्ति क्या, आपातकालीन शक्ति। तो इसमें 3 प्रकार की शक्तियां मिली हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। किन आधार पर, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। पहले क्या था कि इंदिरा गांधी के टाइम पर आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल लगाया गया था। बाद की सरकार को यह बड़ा बुरा लगा कि यार आंतरिक अशांति तो बड़ा वीक सा वर्ड है, बहुत सारी चीज़ों कवर कर लेता है, तो आंतरिक अशांति को 44वें संविधान संशोधन से बदल दिया गया और यहाँ पर लिख दिया गया सशस्त्र विद्रोह। मतलब ऐसा कोई विद्रोह जहाँ शस्त्रों यानी आर्म्स वो बंदूक और गोलियों के साथ विद्रोह हो रहा है, तब आप भारत सरकार यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकती है। तो कुल मिला के राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है। कौन से आधार है, युद्ध, बाह्य युद्ध, सशस्त्र विद्रोह। जब हम आपातकाल पढ़ेंगे तब हम इन अनुच्छेदों को वहां से विस्तार से पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ मोटा मोटा देख रहे हैं। राष्ट्रपति शासन, जब कोई राज्य की सरकार संविधान के अनुसार कार्य करने में असमर्थ हो, अनुच्छेद 356 के तहत, तो राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। कौन, राष्ट्रपति। वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360 के तहत जब वित्तीय अस्थिरता उत्पन्न हो तब वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। ये तीनों प्रकार के आपातकाल हम आपातकाल वाले चैप्टर में विस्तार से पढ़ेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर राष्ट्रपति की शक्तियां देख रहे हैं। तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति। एग्जाम में पूछा जाता है कि अभी तक भारत में 3 बार वित्तीय आपातकाल लग चुका है या 1 बार। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत में आज तक कभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। राष्ट्रीय आपातकाल आपका 3 बार लग चुका है और राष्ट्रपति शासन 100+ टाइम्स, ठीक है, और वित्तीय आपातकाल 0 टाइम्स। तो ये सारी चीज़ें थी जो राष्ट्रपति से संबंधित थी। आई होप चीज़ों को आप समझ पाए होंगे जो मैंने समझाने की कोशिश की है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पर आपके 100 अनुच्छेद हैं, 100 अनुच्छेद को एक साथ नहीं पढ़ा जा सकता है, 4 क्लास लगेंगी इसमें कम से कम। कल की क्लास में हम उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कंटेंट कम रहेगा, डिस्कशन के लिए चीज़ें कम है क्योंकि उपराष्ट्रपति के पास इतनी शक्तियाँ नहीं हैं और उपराष्ट्रपति की नियुक्ति और इन सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा विस्तार में चर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बारे में कल की क्लास में डिस्कस करें। संसद काफ़ी बड़ा चैप्टर है, लोकसभा, राज्यसभा, संसद की समितियां और वो सारी चीज़ें वो हम तीसरे में करेंगे और बची हुई चीज़ें मिसलेनियस चौथे में करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 2 चीज़ें आपको बतानी है। पहली कि एग्ज़ाम के जो ट्रैप हैं जहाँ एग्जामिनर आपको फंसाने की कोशिश करता है, चूंकि मैंने PYQ का पूरा एनालिसिस कर रखा है, मुझे पता है एग्जामिनर कहाँ कहाँ किस किस पॉइंट पर आपको फंसाना है। तो क्या वो क्वेश्चन मैं इस वीडियो क्लास में आपके साथ बोलता रहूँ जिससे आपको क्लियरिटी बनी रहे कि हाँ यहाँ मैं फंस सकता हूँ। तो क्या वो चीज़ शामिल की जा सकती है, कमेंट बॉक्स में बताइए। सेकेंड चीज़, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरी बताई हुई चीज़ें सही लगी हो तो वीडियो में ज़रूर कमेंट्स कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे, मैं और एनर्जी के साथ और एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा के कंटेंट को और ज़्यादा रिफाइन कर सकूं। खैर आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब